बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, दो तीन खबरें आपसे शेयर करते हैं। आपको ये बता दें कि इमरान खान साहब पे जेल के अंदर अब सख्ती करने का फैसला किया गया और उनकी मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और ये मुलाकातें 2 हफ्ते के लिए इब्तदाई तौर पर पाबंदी आयद की गई है। और ये पाबंदी किसने आयद की है, ये मैं आपको बता दूं कि ये पाबंदी आयद की है होम डिपार्टमेंट पंजाब ने। अब होम डिपार्टमेंट पंजाब किसके पास है? ये है मरीम साहिबा के पास। मरीम साहिबा कौन है? वजीर आला फॉर्म 47 की 47 के तहत 47 फॉर्म 47 के मुताबिक वो वजीर आला बनी। अक्सरियत उनके पास नहीं है। 45 फॉर्म जिनके पास है वो बाहर है, यानी कि जो जीते हुए हैं वो बाहर है, जो हारे हुए हैं उनको इख्तियार दिया हुआ है। मरीम साहबा कहती हैं कि मैं अब रुथलेस हो जाऊंगी, यानी कि मैं अब बेरहम हो जाऊंगी। और बेरहमी के अंदाज में और एक तकब्बुर और फ़िरौनियत के अंदाज में उन्होंने कहा जी मैं अब मैं निपटूंगी। इसीलिए उन्होंने होम डिपार्टमेंट यानी कि वजारत दाखिला पंजाब की अपने पास रखी है। पहले ये जब राना सनाउल्लाह साहब होते थे उनके पास होती थी, और अब उन्होंने खुद अपने पास रखी है, किसी को वजीर नहीं बनाया, ताकि पुलिस को वो खुद अहकामात दें और पुलिस से खुद रिपोर्ट मांगें। अब होम डिपार्टमेंट के मतहत यानी कि वजारत दाखिला जो सूबाई है उन्हीं के मतहत जेल खाना जात की वजारत की तमाम जेलें उन्हीं के पास होती हैं। लिहाजा उन्होंने जेल खाना जात का निज़ाम भी अपने पास रखा है। और उन्होंने कर दी है पाबंदी आयद कर दी है। और मीडिया पर भी पाबंदी कि वो कवरेज नहीं होगी, और ना ही वकला मिलेंगे, और ना ही फैमिली मेंबर्स मिलेंगे, और ना ही फैमिली मेंबर्स के साथ उनके पार्टी रहनुमा मिलेंगे। किसी को भी मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये जो हुक्म है ये गैर आइनी भी है, गैर कानूनी भी है। जेल मैनुअल के मुताबिक ये गैर कानूनी है। जेल मैनुअल ये कहता है कि वकला से भी मुलाकात होगी, फैमिली मेंबर से भी मुलाकात होगी, कोई रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी, और पार्टी लीडर्स के साथ भी मुलाकात होगी। अब इस बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुतअद्दिद अहकामात भी मौजूद हैं, लेकिन उन अहकामात को भी जेल सुप्रीडेंट ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अब जेल सुप्रीडेंट ये कहते हैं कि जी मैं तो ऊपर से पूछूंगा। अब ऊपर से जो पूछने की बात है, एक तो ऊपर से मुराद होता है एजेंसियां, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट। अब लेकिन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट तो एक अब साइड पे हो गई, वो तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन जो अहकामात जारी किए वो की हैं मरियम साहिबा ने। अब ये नौबत क्यों आई है? ये नौबत इसलिए आई है कि इमरान खान साहब से एक बार फिर राब्ता किया गया और उसकी तस्दीक करती है अलीमा खान साहिबा ने। और राब्ता ये किया गया कि वो खामोश रहें, इमरान खान साहब खामोश रहें, जेल में भी खामोश रहें। और अगर वो खामोश रहेंगे और ना बोलने की गारंटी दे दें कि वो नहीं बोलेंगे, तो हम उनको बनी गाला में शिफ्ट कर सकते हैं। जब इमरान खान साहब से किसी ने राब्ता किया और पूछा कि जनाब हम आपको बनी गाला शिफ्ट कर दें तो आपको आसानी हो जाएगी, और आप भी वहीं रहें, और बुशरा बीबी भी वहीं हैं, तो आप सिर्फ हमें ये कर दें कि आप बोलना नहीं है आपने, यानी कि मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं करना, नंबर वन। नंबर टू, पार्टी लीडर्स के साथ भी कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। तो इमरान खान साहब के पास जो पहुंचा बंदा, तो इमरान खान साहब ने उनसे काफ़ी एग्रेसिवली जारहाना अंदाज में उन्होंने कहा कि आप होते कौन हैं इस बात का डिसाइड करने वाले कि मैंने क्या बोलना है और क्या नहीं। और मैं आपकी ये ऑफर जो है वो, उन्होंने कहा कि मैं जूते की नोक पे भी नहीं रखता, आप अपनी ऑफर वापस ले जाएं, मैं जहां हूं वहीं पे हूं, और अडयाला जेल में हूं और जेल में ही रहूंगा। बल्कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त भी अदालत सुने, और उनको भी उनकी भी जो है दरख्वास्त वो यही है कि वो जेल में आम कैदियों की तरह रहें। आपने जब तक रखना है रख लें, मैं कम अज कम किसी किस्म का आपके साथ कोई कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, और ना ही कोई एनआरओ मैंने देना है और ना ही मैंने एनआरओ लेना है। ये बात उन्होंने कर दी। अब एक और बात भी आपको बताता हूँ, वो मैं ज़रा सुनवा भी देता हूँ आपको, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और वो है ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि इस वक्त फैसल वाडा साहब जो हैं वो समझे जाते हैं
बल्कि समझे जाते नहीं, बल्कि हैं वो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे समझे जाते हैं। और वो बहुत ज़्यादा बातें करते होते थे। बहुत ज़्यादा बातें उन्होंने की थी कि डराया बहुत था। वो एक खौफ की अलामत उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और समझा यही जाता था कि जो फैसल वाडा साहब कहते हैं वो दरअसल हमारी मिलिट्री लीडरशिप का पैगाम वो पहुंचाते हैं और वो डराते हैं। तो कल उनका टाकरा हो गया शेख वकास अकरम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उनके साथ थे जनाब फैसल वाडा साहब। टाकरा हो गया। अब जरा शेख वकास अकरम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, जरा वो एक थोड़ा सा सुन लें ताकि आपको पता चले। ये ARY का प्रोग्राम था काशिफ हबाजी साहब के साथ। तो शेख वकास अकरम क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, और इसका कोई जवाब नहीं फिर दे सके फैसल वाडा। सुनिए जी। ये बैंक्रप्सी तो बड़े अरसे से शुरू हुई और मैं ये समझता हूँ जब आपने कहा कि कुछ करने नहीं देंगे और हर कोई अपने आप को जो कुर्सी पे बैठ जाता है आइन से बालातर समझता है, ऐसा पिछले 47 के बाद बहुत से लोगों ने अपने आप को आइन से बालातर समझा और फिर वो इस मुल्क में रुसवा भी हुए, इसी मुल्क में रुसवा हुए। जिस वक्त इदारे, चाहे ये जो आपके सिविल इदारे हों या मिलिट्री के इदारे हों, किसी का विजिट होना तो विजिट प्लान करते हैं, ये कोई प्रोजेक्ट प्लान करते हैं, वो एक कंटिजेंसी प्लान होते हैं कि यार यहाँ से गाड़ी जाएगी, अगर बारिश होगी तो हम क्या करेंगे, अगर ओले पड़े तो क्या करेंगे, रोड खराब हुई तो क्या करेंगे, अगर अटैक हो गया तो क्या, प्लान होते हैं, पूरी लिस्ट होती है, बड़े हिसाब से होते हैं। इसी तरह ये सारे प्लान जो लोग बना रहे हैं, ये जो हमें और अब जो अपने आप को आइन से बालातर समझते हैं, इन्होंने सारे फैक्टर्स देखे हुए हैं कि हमने तरीके साहब को यहाँ से भी नहीं निकलने देना, हमने तरीके साहब को यहाँ भी नहीं बैठने देना। मगर जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो अल्लाह की जात है। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये उसको कौन से खाते में लिखते हैं। इलेक्शन से पहले हमें कहा नहीं जाता था, आप इस बात के गवाह हैं कि हम तो इनके नहीं बैठने देंगे, इनके पोलिंग एजेंट्स में हम तो इनकी तबाही फेर देंगे। वो कहते हैं अल्लाह ताला की जात कहीं ना कहीं मौजूद है और इस किस्म के मामला पर रास्ते निकलते हैं। कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला अल्लाह की जात करेगी। हमारा काम है, जिस जदोजहद पे हम निकले हैं, हम उस जदोजहद के लिए आवाज उठाते रहेंगे, पुरअमन तरीके से आईनी और कानूनी फोरम्स को इस्तेमाल करते रहेंगे, अपने एहतजाज का हक इस्तेमाल करेंगे। और याद रखिएगा, आप हमें रोकेंगे, जबरदस्ती करेंगे, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। रूथलेस का लफ्ज एक सियासी आदमी की जबान से, जितना आप हमें मारेंगे, जितना आप हमें कूटेंगे, जितने आप हमारे बंदे अंदर करेंगे, जितना आप जुल्म करेंगे, इमरान खान की और उसकी पार्टी की शोहरत बढ़ती जाएगी। 1 साल 2 साल 3 साल फाइल आ दोगे 3.5 करोड़ बंदियां नू, मार छोड़ोगे 3.5 करोड़ बंदियां नू, की करोगे? किसी चीज का एंड नहीं होता इस मुल्क के अंदर। कासिफ साहब, मैंने बहुत बड़े बड़े सियासी थम देखे हैं और मैंने फिर वो बात कई सालों बाद जलील होते हुए देखे हैं। उनका नाम लेने वाला इस मुल्क की सियासत में कोई नहीं होता। और अगर अब हम बिल्कुल ही उन चीजों पर देखें, जब हम एक खास एनवायरमेंट में काम करते हैं और खास इदारों के साथ, भाइयों के साथ बैठ के काम करते हैं, दोस्तों के साथ बैठ के काम करते हैं, तो हमारी एक स्टेट ऑफ माइंड हो जाती है कि अब इससे आगे कुछ है ही नहीं। जो ये डिजाइन हो गया, जो मंसूबा बन गया है, इससे आगे कुछ नहीं। मंसूबा साज भी अल्लाह को जवाब दे है, जिन पे जुल्म होना है उनका भी अल्लाह है। और बेनिफिशरी है, जो बेनिफिशरी है इस सारे सिस्टम के, जो बेनिफिशरी सीटों पे बैठे हैं, ये इतने रसवा होंगे, ये इतने शहीद होंगे, इस मुल्क के बच्चे इनसे नफरत करेंगे, इनके बच्चे इस मुल्क में रह नहीं सकेंगे। आप करें जुल्म, आपने जितना करना है आप देखें, रब की जात वहां वो लाठी पे आवाज है, वहां देर जरूर है, देर कोई नहीं है। और हमें उम्मीद है कि हम एक सच और हक के रास्ते पे हैं। अल्लाह हमारे साथ होगा और इंशाल्लाह हम लड़ेंगे, ठीक लड़ेंगे। चलो, ये थे शेख वकास अकरम। तो आपने सुन लिया उनका लबो लहजा। तो ये पहली दफा कल काउंटर किया है फैसल वाडा को। सूरत हाल इससे भी ज्यादा गंभीर है, क्योंकि ये तो कह रहे थे ना कि बच्चे भी इनसे नफरत करेंगे। बच्चे अभी से नफरत कर रहे हैं। ये पुलिस ऑफिसर, ये मिलिट्री के होंगे या पुलिस वाले होंगे या जज साहिबान हो, कोई भी हो, इवन जर्नलिस्ट हो, ये जब घर जाते हैं ना शाम को अपनी ड्यूटी दे के अपना प्रोग्राम करके, बंदों को उठाते हैं, मारते हैं, गिरफ्तार करते हैं, जो कुछ भी ये करके जाते हैं जब घर, तो सबसे पहले जो शर्म दिलाते हैं वो इनके बीवी बच्चे हैं। जो इनके बीवी बच्चे हैं, उनकी माएँ हैं, वो शर्म दिलाती हैं कि आपको इस काम के लिए तो हमने नहीं चुना था, या इस काम के लिए तो आपको नहीं भेजा था, इस काम के लिए तो आपने वर्दी नहीं पहनी थी, इस काम के लिए तो आपने जज नहीं बने थे, इस काम के लिए तो आप जर्नलिस्ट नहीं बने थे कि आप जाके जुल्म का साथ दें, जालिमों के साथ खड़े हो जाएं। और ये कौन सा है कि आप आइन तोड़ें, कानून तोड़ें। तो ये सिचुएशन जो है वो पूरे मुल्क में है। तो शेख वकास अकरम साहब सही कह रहे थे कि 3.5 करोड़ जो लोग हैं, जो वोटर हैं, क्या आप उनको फांसी लगा देंगे? ये मुमकिन नहीं है। कल आपने देखा सोशल मीडिया पे, मैंने ट्वीट भी किया कि मिलिट्री पुलिस के लोग थे, जवान,
جو ہیں سپاہی جوان جو ہوتے ہیں وہ تھے، ملٹری پولیس، یہ غالباً بہاولپور کا واقعہ ہے۔ تو وہ ایک سانگ پہ لڈی ڈال رہے تھے، ہلا گلا کر رہے تھے، اور چونکہ ایک لمبی ڈیوٹی ہوتی ہے ان بیچاروں کی، اور لمبی ڈیوٹی کے بعد جب وہ میس میں جاتے ہیں تو ہلے گلے کا مزہ آتا ہے، وہ تھوڑا سا ریلیکس ہوتے ہیں۔ تو ان سب کو مبینہ طور پر گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ وہ لڈی ڈال رہے تھے نقدہ کوکا جو ہے گانا، اور وہ قیدی 804 اس پہ وہ لڈی ڈال رہے تھے، تو وہ وائرل ہوئی ہے ویڈیو، اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے مبینہ طور پر۔ اگر یہ بات غلط ہے تو ہمیں بالکل ضرور بتائیے گی جی، ہم اس کی تصحیح بھی کریں گے۔ تو یہاں تک تو معاملہ پہنچ چکا ہے۔ اب آتے ہیں ذرا قاضی صاحب کی طرف۔ قاضی صاحب کی جو 2 نمبریاں ہیں معذرت کے ساتھ، وہ بہت آئے دن ہر روز کوئی نہ کوئی 2 نمبری ان کی جو ہے وہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے جی۔ اور کل ان کا کیس تھا ابصار عالم صاحب کا، ان پہ جو گولی چلائی گئی تھی، پھر مطیع اللہ جان کو جب اٹھایا گیا تھا اس کا، اور ساتھ ہی ساتھ اسد طور صاحب کا بھی تذکرہ ہوا کیس میں۔ تو اسد طور صاحب بھی اس میں شامل تھے اس کیس میں، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اب اس کو پرسو نہیں کرنا۔ تو بہرحال کل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پوچھا اسد طور کو کیا ہوا، وہ کیوں گرفتار ہے؟ اور اندازہ کریں آپ کہ اتنی لا علمی ظاہر کر رہے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہ جیسے وہ سمجھ رہے ہوں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور پہلی دفعہ ابھی پتہ اٹارنی جنرل صاحب نے یا کسی وکیل نے بتایا کہ جی اسد طور صاحب گرفتار ہو گئے ہیں۔ تو میں یہ کہتے ہیں کیوں پکڑا ہے، کس لیے پکڑا ہے؟ تو وہ تو ایک خام خواہ ایک کر رہے تھے تصنع اور بناوٹی باتیں کرنی شروع کر دی انہوں نے، کہ جیسے پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ جب کمشنر راول پنڈی نے پریس کانفرنس کی تھی، اور چند منٹ کی پریس کانفرنس کی تھی، وہ کیسے پتہ چل گیا تھا قاضی صاحب کو آنن فانن چھٹی والے دن گھر بیٹھے؟ کیونکہ وہ تو کہتے ہیں میں سوشل میڈیا دیکھتا ہی نہیں ہے، تو وہ کیسے پتہ چلا قاضی صاحب کو کہ کمشنر راول پنڈی نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، الزام عائد کیا ہے، اور قاضی صاحب پہ الزام عائد کیا ہے، چیف الیکشن کمیشنر پہ بھی کر دیا ہے؟ تو قاضی صاحب چھٹی والے دن گھر سے نکلے اور اپنے 2-4 لائک مائنڈڈ کو بلایا اور ان کے ساتھ میڈیا ٹاک بھی کر دی۔ تو اگر کمشنر پنڈی کی بات چیت چھٹی والے دن بھی اگر پتہ چل سکتی ہے قاضی فائز صاحب کو، تو پھر اسد طور صاحب کو کیوں پکڑا؟ اسد طور تو ہر پیشی پہ کہہ رہا ہے تھینک یو قاضی فائز عیسیٰ، تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، وہ تو ہر تاریخ پہ شور و غوغا کرتا ہے، اور وہ ساری چیزیں جو سوشل میڈیا پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ وہ شکریہ ادا کریں، وہ اس لیے شکریہ ادا کریں چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کا کہ مشکل وقت میں اسد طور نے ان کا بہت ساتھ دیا تھا، ان کی اہلیہ کا، اور سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتا تھا۔ لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ اب وہی جن کے لیے انہوں نے رسک لیا اس وقت اور بالکل اینٹی کلاک وہ چلے، اور انہوں نے قاضی فائز صاحب کو سپورٹ کیا، اب وہی قاضی فائز صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تقریباً 3 ہفتے سے اسد طور جو ہیں 3-4 ہفتے سے جیل میں ہیں، اور جیل کے اندر جیل میں گرفتار ہے، ایف آئی اے نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو وہ قاضی صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں، اور اس کے بعد پھر اگلی بات یہ سارا کچھ سنانے کے بعد جو مطیع اللہ جان کا کیس حل نہیں ہوا، آئی جی صاحب کو سنا دیں آپ کو کیوں نہ تبدیل کر دیا جائے، پھر اسد طور صاحب کے معاملے میں بھی سنا دیں، اور پھر ابصار عالم صاحب کی ناقص تحقیق ہے جی، کیسے تحقیق مکمل نہیں کی، کون سی تفتیش ہو رہی ہے، آئی جی صاحب آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا، وہ ڈائلاگ بول دیے گئے۔ اور اس کے بعد جو آگے ہے تو اسد طور صاحب کی رہائی کا آرڈر کوئی نہیں دیا انہوں نے، اور نہ ہی اس جی آئی ٹی جس کے بارے میں وہ کرتے رہے اس جی آئی ٹی کو بھی کچھ نہیں کہا۔ یعنی جو حکومت کر رہی ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے، 1 انچ تو بہت بڑا ہوتا ہے، 1 سینٹی میٹر پیچھے نہیں ہٹے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ قاضی صاحب کے چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اور یہ جو آپ کو لالی پاپ دیا جا رہا ہے یہ لالی پاپ ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملنی، آپ کی جو چیف جسٹس کا عہدہ ہے وہ ٹینیور پوسٹ نہیں ہونا، یہ آپ کو لالی پاپ دے رہے ہیں، ان کے لالی پاپ میں مت آئیں اور کھل کر کھیلیں۔ آپ تو جب جج تھے اس وقت آپ بہت دلیر تھے،
تو چیف جسٹس بننے کے بعد آپ کو کیا ہوا کہ وہ ساری کی ساری دلیری، وہ بنیادی انسانی حقوق، وہ سارے کا سارا آئین کی بالادستی، عدلیہ کی آزادی، سینسرشپ کے خلاف جانا، وہ ساری باتیں کہاں گئیں؟ تو میرا خیال ہے سوچیے اور دیکھیے. اور عمران خان صاحب پہ جی انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہے ہر طرح کی جو ڈیل ہے. انہوں نے کہا جی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، مجھے جہاں رکھنا ہے رکھیں. اور یہاں تک کہ اب ان کی بیماری کی اطلاع بھی ان کی فیملی ممبرس کو نہیں دی گئی. حلیم خان صاحب نے بتایا کہ ان کی آنکھ میں انفیکشن تھی، وہ بتانا چاہیے تھا ہمیں بطور ایک فیملی ممبر کے، لیکن ہمیں انفارم نہیں کیا گیا. اب ڈاکٹر فیصل سلطان اور دوسرے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ جائیں گے اور وہ جا کے ایگزامن کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.